हेलो दोस्तों, मैं आज आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आया हूं, जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। पिछले वीडियो में हमने आपको सेंट्रल व यूपी स्टेट की संस्थाओं के बारे में बताया था। अब हम एक एक करके सारी संस्थाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कौन सी संस्था कौन कौन से एग्जाम कराती है और उनका सिलेबस पैटर्न कैसा होता है। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और यह एक संवैधानिक संस्था होती है। संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है कि इसके गठन के बारे में संविधान में कहा गया है। यूपीएससी के थ्रू जो होता है ग्रेड और ग्रेड बी पोस्ट के जो पद होते हैं उनकी भर्ती की जाती है, और यूपीएससी की वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये यूपीएससी का वार्षिक कैलेंडर है, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कराता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ये इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम कराता है, जिसका पेपर देने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जो होती है वो इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। दूसरा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम कराता है। CISF का एग्जाम कराता है, ठीक है। NDA का एग्जाम कराता है। NDA का एग्जाम साल में 2 बार कराता है, ठीक है। CDS का एग्जाम कराता है, और CDS का एग्जाम भी साल में 2 बार कराता है, ठीक। सिविल सर्विस का एग्जाम कराता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम कराता है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, इसका जो प्री एग्जाम होता है वो सिविल सर्विस के साथ ही होता है, लेकिन जो इसका मेंस एग्जाम होता है वो अलग से कराता है, ठीक है। IES या ISS इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस का एग्जाम कराता है। फिर उसके बाद बाकी सारे एग्जाम के, जैसे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का मेंस एग्जाम कराएगा, फिर इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस एग्जाम कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एग्जाम कराता है। CAPF का एग्जाम कराता है। NDA का जो दूसरी बार आयोजन कराता है एग्जाम का वो, फिर CDS का दूसरी बार जो एग्जाम कराता है, सिविल सर्विस का मेंस कराता है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम ये कंडक्ट कराता है, ठीक है। चलिए हम नंबरिंग से देखते हैं कौन कौन से एग्जाम कराता है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, मेडिकल सर्विस का एग्जाम कराता है, सिविल सर्विस का कराता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कराता है, ठीक है, जियो साइंटिस्ट का कराता है। इस तरह से ये कई सारे एग्जामों की भर्ती कराता है, ठीक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के बारे में देखेंगे। जैसे हम सिविल सर्विस एग्जाम, CDS, NDA और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, इनके सिलेबस और पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या होता है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, कौन कौन सी नौकरी इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है, और उन नौकरी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर पैटर्न होता है वो 3 स्टेज में होता है, ठीक है। 3 स्टेज में इसका पेपर होता है। पहले स्टेज में प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरे में मेंस एग्ज़ाम होता है, और तीसरे में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो हम प्री के बारे में देखते हैं कि प्री का पेपर पैटर्न कैसा होता है, ठीक। सिविल सर्विस का जो प्री एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट, और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज सेकंड। जो जनरल स्टडीज सेकंड होता है उसे CSET कहा जाता है, ठीक। जनरल स्टडीज फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव होता है पेपर, 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं, और माइनस मार्किंग भी होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। और जो CSET का पेपर होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2.5 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जो CSET का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको केवल 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। 33% नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और आपकी जो कट ऑफ मेरिट डिसाइड होती है वो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के नंबर से डिसाइड होती है। तो ये हो गया प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम मेंस एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल
9 पेपर होते हैं। ठीक है, इन 9 पेपर में 2 पेपर, पेपर ए और पेपर बी, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, इनमें आपको केवल 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है और ये दोनों 300-300 मार्क के होते हैं। ठीक है, पेपर ए में आपको 22 राजभाषाएं जो हमारे संविधान में है उनमें से किसी एक भाषा का पेपर देना होता है और पेपर बी में आपको इंग्लिश का पेपर देना होता है। ठीक है, मेरिट जब डिसाइड होती है तो इनका नंबर काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो 7 पेपर होते हैं उनके आधार पर आपकी मेरिट जो होती है वो डिसाइड की जाती है। अब हम इन 7 पेपरों को देखते हैं जिनके आधार पर मेरिट डिसाइड की जाती है। तो पेपर फर्स्ट को एस्से पेपर कहा जाता है, जिसमें एस्से लिखने के लिए आता है। पेपर सेकंड को जनरल स्टडीज फर्स्ट कहते हैं। पेपर थर्ड को जीएस सेकंड, पेपर 4 को जीएस थर्ड, पेपर 5 को जीएस 4 पेपर कहते हैं। ठीक है, जो पेपर 6 होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 कहलाता है और जो पेपर 7 होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 कहलाता है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए केवल एक सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शन में चुनना रहेगा और उसी के 2 पेपर कराए जाते हैं। ये सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं। ठीक है, 250 नंबर के सारे पेपर होते हैं और इन सब को लिखना पड़ता है। अर्थात मेंस में जो आपने ये 9 पेपर देखे ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, अर्थात इनको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इन 7 पेपर का टोटल जो होता है वो 1750 नंबर का हो जाता है। ठीक, अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं और ये 275 नंबर का होता है, जिसके बाद जो ग्रैंड टोटल होता है वो 2025 नंबर का बनता है। ठीक है, ये फाइनल पूर्णांक होता है जिसके आधार पर आपके नंबर आते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। चलिए अब हम आपको इसको एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। 3 स्टेज में पेपर होते हैं, एक प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। ठीक, चलिए अब प्री के बारे में देखते हैं। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट नाम से और दूसरा जीएस सेकंड नाम से। जीएस सेकंड को सी सेट कहा जाता है और ये जो जीएस सेकंड होता है ये 33% नंबर लाना इसमें अनिवार्य होता है, क्योंकि ये जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसके जो नंबर हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होते हैं और इसके आधार पर आपकी जो होती है वो मेरिट डिसाइड की जाती है कि कितना कट ऑफ गया प्री का, जिसके बाद आप जो है मेंस का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, फिर जो मेंस होता है, मेंस के लिए 9 पेपर होते हैं टोटल। 9 पेपर में पेपर ए और पेपर बी जो होता है ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आप इन दोनों पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है, पेपर ए जो होता है 22 राजभाषा में से जो कोई एक भाषा आप लेकर के उसका पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और पेपर बी जो होता है वो इंग्लिश का पेपर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी 7 पेपर होते हैं, पेपर जो फर्स्ट होता है वो एस्से का होता है, पेपर सेकंड जीएस फर्स्ट का, थर्ड जीएस सेकंड हो जाता है, फोर्थ पेपर जीएस थर्ड हो जाता है, फिफ्थ पेपर जीएस 4 हो जाता है, सिक्स पेपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका पेपर फर्स्ट हो जाता है और सेवन्थ जो पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर सेकंड हो जाता है। इन 7 पेपर के आधार पर आपकी जो मेरिट बनती है, आप मेंस क्वालिफाई करते हैं और टोटल ये जो होता है 1750 नंबर का बनता है। ठीक है, फिर इसके नंबर के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। फिर इन दोनों के आधार पर आपके नंबर जोड़ के आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये था यूपीएससी सिविल सर्विस का पूरा पेपर पैटर्न। पेपर ए के लिए हमें जो भाषा चुननी है उन भाषाओं की लिस्ट दी हुई है, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, इस तरह की टोटल 22 राजभाषाएं हैं जिनका हम पेपर दे सकते हैं पेपर ए में। ठीक,
और मेंस के लिए हमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, जिसका 2 पेपर कराया जाता है, पेपर 6 और पेपर 7, उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है उसकी लिस्ट दी हुई है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनको हम ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए नीचे जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, कई सारी सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम ले करके उसका पेपर दे सकते हैं पेपर 6 और पेपर 7 के लिए। इन सारी चीज़ों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसका पेपर पैटर्न, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पेपर ए के लिए कौन सी भाषा होती है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिस सिलेबस के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसका सिलेबस देख ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्री का सिलेबस देख लेते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस प्री का सिलेबस। ठीक है, तो प्री के सिलेबस के लिए आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक समावेशन, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण आता है, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, और सामान्य विज्ञान। टोटल लगभग 7 से 8 टॉपिक होते हैं जो आपसे प्री में पूछे जाते हैं। ये सी सेट का सिलेबस होता है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है, जिसमें बोधगम्यता, संचार कौशल था, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तार्किक कौशल होता है, निर्णय लेना क्वेश्चन होता है, कुछ हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि सारे क्वेश्चन आते हैं। जो परीक्षा का पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, न्यूनतम अंक जो होते हैं वो 33% इसमें निर्धारित किया गया है। मेंस का सिलेबस देखने के लिए हम आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ से आप जा कर के पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 और जो भी वैकल्पिक विषय आप लेंगे उसका सिलेबस आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जा कर के इस लिंक पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इन सब का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो इधर पेपर 1 सारी चीज़ें दी गई हैं, इन सब का आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू हमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट इसके थ्रू मिलती है अगर हम इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, कुछ सर्विस होती है जिनको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, कुछ ग्रुप ए की सर्विस होती है और ग्रुप बी की सर्विस होती है। ठीक है, तो IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये ऑल इंडिया सर्विस कही जाती हैं, ये सबसे हाईएस्ट रैंक की सर्विस होती है। फिर ग्रुप ए सर्विस में इंडियन फॉरेन सर्विस आता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इस तरह की कई सारी सर्विसेज होती हैं जिन पोस्टों पर आपकी नौकरी लगती है। ठीक है, इस तरह ग्रुप बी में देख लीजिए, ग्रुप बी में आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, ये पौंडीचेरी सिविल सर्विस और ये पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, इस तरह से आपको ये सारे पोस्ट यहाँ पर इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं। ठीक, चलिए हमने आपसे सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर पैटर्न, सिलेबस और कौन कौन सी नौकरी मिलती है ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सारे सिलेबस जो होते हैं वो फेवरेट सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन जैसे प्री के एग्जाम में कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे पर्यावरण हो जाता है, ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है, करंट हो जाता है, ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो आप जानते हैं सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम होता है पूरे इंडिया का, तो सबसे हार्ड होगा ही। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट रैंक का अगर पद है तो उसकी जॉब प्रोफाइल सबसे शानदार होती है। ठीक, तो ये था सिविल सर्विस एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर, किसका पेपर कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो, या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो, या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।